जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रकरण 2 पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं प्रकरण 3, जिसमें नई धारा के बारे में पढ़ेंगे। नई धारा का द्वितीय उत्थान। इससे पहले हमने नई धारा का प्रथम उत्थान पढ़ा था। तो ये है प्रकरण 3, नई धारा का द्वितीय उत्थान, जिसका समय है सम्मत 1950 से लेकर के सम्मत 1975 तक। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। वहां पे जाके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की सेपरेट क्लास भी चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकरण में मुख्यतः 2 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है। किस प्रकार के कवि? 2 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है। पहला, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो द्विवेदी मंडल के कवि जिन्होंने द्विवेदी जी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएं की हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्विवेदी मंडल के कवि कहलाते हैं। जिनमें शामिल कवि हैं कौन कौन से? पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न और लोचन प्रसाद पांडे। तो ये क्या है? द्विवेदी मंडल के कवि हैं। ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी मंडल का कवि कौन है, या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन द्विवेदी मंडल के कवि हैं। अब बात करते हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। इसी प्रकरण 3 में नई धारा के द्वितीय उत्थान में कौन कौन है? तो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं। शुक्ल जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्यतः राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, स्वर्गीय लाला भगवान दीन, पंडित रूप नारायण पांडे और पंडित सत्यनारायण कवि रत्न। ये क्या थे? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, जो द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य में जो स्वरूप प्राप्त किया था, उसके अतिरिक्त अनेक रूपों में ये रचनाएं रचा करते थे। इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक का परिचय प्रकरण के आरंभ में सच्चे स्वच्छंदतावाद मतलब रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक के रूप में दिया गया है। तो रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक कौन है? सच्चे स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक। पंडितों की काव्यधारा और सामान्य अपढ़ जनता की भावधारा। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल में स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बरकरार चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोकसभा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोकसभा का सहारा लेकर अपना काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। ये था इसमें। फिर ये है रीतिकाल की रूढ़ियों के संदर्भ में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हमारे साहित्य में
रीति काल की जो रूढ़ियां हैं वे किसी और देश की नहीं है। उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्य धारा से कुछ हटा सा लगता है, पर एक ही जाति के बीच अभिभूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं है। अब इनके कवियों में आते हैं पंडित श्रीधर पाठक। ठीक है, खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी ब्रज भाषा की कविताएं ही अधिक सरस और हृदय ग्राहणी और इनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली हैं। उनके सवये में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। ये प्रकरण 1 में कहा गया है श्रीधर पाठक के बारे में। एकांतवासी योगी के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि उसकी सीधी साधी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौमिक मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के सब प्रकार की स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वाभाविक रूप से करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मूल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का घोतक है। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। उसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनी गाना दूसरी बात है। हिंदी के कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी, वैसी ही कोमल और मधुर संस्कृत पदविन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें ना था, ना रूप रंग में, ना भाषा में, ना भाव में, ना चाल में और ना ही भाषण में। और तो इनके बारे में उतना है नहीं। फिर ये देख लेते हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध के बारे में। प्रकरण 1 में इनके संबंध में लिखा है कि इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। द्वितीय उत्थान में इनके बारे में है कि द्वितीय उत्थान से पहले ही हरि औध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। नवशिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में मतलब प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना कठिन काम है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है तथा विरह वेदना की अनेक अंतर दशाओं का वर्णन किया गया है,
किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कह कर लोग रोते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। इनकी प्रिय प्रवास जो रचना है, कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है, अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं, ये एक प्रश्न है। यह है कि उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से चुना हुआ होता है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं मानते, तो सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। उन्होंने अपने इस काव्य मतलब प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के बीच सिमट कर रह जाना पड़ा, पर सर्वत्र यह बात नहीं है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का भी मेल कर देते थे। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। उनके द्वारा स्थित की गई पद्य रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य एवं विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव रहा। मराठी साहित्य में उनका परिचय था, जिसके कारण उसका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की सी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठे के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की थी। हिंदी में परंपरा से व्यवहृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए के सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा। उनका जोर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवद हो गई। साथ ही द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इतिवृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम आ पाई, जो इस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। यद्यपि हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं। फिर है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की ओर से पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस अली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं का विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वैग्य, वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। फिर है ये गुप्त जी की
प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि यह निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्य का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता, पर प्रबंधत्व की कमी है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। इसमें वर्णित वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत ना करके उनके भीतर की आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं पद्य भी हैं। भाव व्यंजना प्रायः गीतों में है। किसमें? यशोधरा रचना में। फिर है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक अपने तीनों खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्मपथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर ना बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। फिर है भारतेंदु के समय से चली आती स्वदेश भक्ति की भावना को सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय आकर्षक रूप प्रदान किया। उपर्युक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित काव्य हैं। भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी हैं। त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्मपथ पर चलने वाली है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। इसके बाद अन्य कवि हैं। पंडित रामचरित उपाध्याय पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध्य के साथ चलती थी। फिर है लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इनका हृदय कहीं कहीं पशुओं, पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। द्विवेदी जी के प्रभाव स्वरूप भाषा गद्यवद्य सरल है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से लिखने वाले अन्य कवियों की कविताओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थी। काव्य प्रेमियों की उसमें काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और ये खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगे थे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा परिवर्तन हुआ। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के संदर्भ में लिखा है कि इन कवियों
में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे, जो ब्रज भाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्त सवैया या गे पदों में करते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। हिंदी कविता के प्राकृति वर्णन की सीमाओं को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक रहा जहां तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति यह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावता हुआ करती है। प्रकृति के प्रायः वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समझे गए। जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर ना दिखाई पड़ी। फिर है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु, प्रेमघन आदि के प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। उनकी नाथुराम शर्मा शंकर के बारे में है कि पदावली कुछ उदंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा है, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। फब्तियां और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। ये मतलब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। उन्होंने मतलब लाला भगवान दीन ने खड़ी बोली में वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़क कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। इसके बाद है पंडित सत्यनारायण कविरत्न के संबंध में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रीति काल के कवियों की परंपरा पर ना चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। फिर है कि उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा लिखी है। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी ना रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते स्वरूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों की उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरा काव्य भाषा में नहीं मिलते। तो दोस्तों ये था प्रकरण 3 नई धारा का द्वितीय उत्थान हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रकरण 4 नई धारा का तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वीडियोस अगर आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देखें। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।